First of all, I welcome you all here and especially my colleague Dr. Aijaz साहब and आप लोग जो different जगह से होंगे है ना, so जो this RCRQ lab is cost की, ठीक है, RCRQ lab यश ऐसी research center for residue and quality analysis. Residue मतलब क्या हो कि जो पेस्टिसाइड्स हम फेंकते हैं या दवाइयाँ फेंकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स फेंकते हैं, वीडसाइड, हर्बिसाइड फेंकते हैं, एक्रेसाइड फेंकते हैं, ये विशेष छका फ्रूट या जो बाकी फ्रूट क्रॉप्स है या वेजिटेबल्स में हम फेंकते हैं, है ना। तो इसका जो कुछ असर पानी पे भी आता है, कुछ ज़मीन पे भी आता है, कुछ पाउडर्स पे भी आता है ना। और इसका असर कब तक रहता है, जो वेटिंग पीरियड हम बोलते हैं कि अगर आज हमने स्प्रे किया, आज के बाद कितने दिनों के बाद हमने इस फ्रूट को या इस वेजिटेबल को हार्वेस्ट किया, है ना। सो वो डिसाइड होता है कि जो हमने इसमें ये दवाइयाँ फेंकी है ना, पेस्टिसाइड्स फेंके, इसका कितने दिनों तक इस पर असर रहता है, रेजिडुअल इफेक्ट, है ना, रेजिडुअल, इसका असर इसमें कब तक रहता है ना, वो चीज़ें, ताकि जो इंसान खाए या जिसको भी हम, अगर घास है तो जो हम जानवरों को देते हैं, है ना, या अगर वो घास हमने जानवर को दे दिया, गाय को दे दिया, दूसरे दिन दूध आएगा, है ना, तो वो बच्चों तक भी जा सकता है, जो फूड चेन होती है, ये कनेक्टिविटी में हर एक चीज़ को जाता है ना। तो उन चीज़ों की हमने जहन में रख के कि हम इसको कम कैसे करें या किस लिहाज से हम रिकमेंडेशन दे दें कि ये जो हम दवाइयाँ फेंकते हैं ये कब हमने फेंकनी चाहिए और उसके कितने दिनों के बाद आपने इस मेवे को, फ्रूट को या वेजिटेबल को हार्वेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ज़रूरी बात है कि हमें सोचना है व्हेन वी यूज़ दिस पेस्टिसाइड्स ऑन दिस क्रॉप्स, तो उसके बाद हाउ मच वेटिंग पीरियड वी शुड हैव इन ऑर्डर प्रायर टू यूज़ ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स, आफ्टर दैट व्हेन वी कैन कंज्यूम इट, है ना, हम कब इसको इस्तेमाल करें। वो एक मुद्दा और मकसद है इस लैब का कि उस रेजिड्यू को देखना, उन पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू को इन क्रॉप्स में देखना, है ना, कैलकुलेट द रेजिड्यूज, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। उसके अलावा हैवी मेटल्स होते हैं, है ना, या एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना, या टॉक्सिन्स भी कुछ होते हैं, है ना, जैसे अफ्लाटॉक्सिन है। अगर इसी हवाले से हम देखेंगे, यही जो फ्रूट्स हमारे पास है वेजिटेबल, बिकॉज आज के डेट में क्या है कि एज पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें है कि 2 पॉइंट्स है उसमें। एक तो उसमें एज पर WTO 1995, वन कैन प्रोड्यूस एनीवेयर एंड दे कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पहले हम बोलते थे कि कश्मीर में हमने फ्रूट ग्रो किया है, अब कश्मीर के मार्केट में हम बेचेंगे या दिल्ली के मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादपुर बेच देते। आज के डेट में आप यहाँ प्रोड्यूस लेते हैं, यू कैन सेंड इट टू मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर और आउटसाइड द कंट्रीज़, है ना। बांग्लादेश आपका एप्पल जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में आपका एप्पल जाता है, बाकी कंट्रीज़ में भी जाता है। एप्पल के साथ साथ जो हमारे पास मसाले हैं, स्पाइसेस है, सैफरान है, या कुछ वेजिटेबल्स आगे आने वाले वक्त में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो भी हम यहाँ से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कोई भी स्पाइसेस विच वी वांट टू एक्सपोर्ट करने से पहले हमने क्या देखना है कि इनमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेवल है ये कितना है, उसको MRL बोलते हैं, मिनिमम पेस्टिसाइड लेवल, जो रेजिड्यूअल लेवल होती है। हर एक कंट्री के अलग अलग अपनी गाइडलाइंस होती है। एज पर दोज गाइडलाइंस जो है वो उस लेवल से नीचे होना चाहिए, है ना। अगर कोई एक पेस्टिसाइड A है, इसकी अगर हमें PPM या PPT में जो भी हम उसकी क्वांटिटी देखें, उनकी परमिसिबल लिमिट होती है कि कितने ट्रेसेस तक उसमें अगर वो पेस्टिसाइड्स हैं तो वो परमिट करेंगे। इफ़ इट इज़ अबोव दैट, जो पूरा कंसाइनमेंट है एक्सपोर्ट का वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑनली द पॉइंट इज़ कि उसमें जो ये हम दवाइयाँ यहाँ से फेंकते हैं, या सॉरी जिस दवाई इनमें हम छिड़कते हैं या फेंकते हैं इन क्रॉप्स पे, अगर इसका रेजिडुअल इफेक्ट रहा, अल्टीमेटली इसका असर इंसानों पे ना आ जाए, है ना, इस पे ये असर ख़त्म होना चाहिए। वही एक्सपोर्ट का भी वही ट्रेंड है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी यही है। बट एज पर WTO मेजर उसमें क्लियर कट है कि दैट एनी फूड विच इज़ प्रोड्यूस एनीवेयर कैन बी, यू कैन सेल इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इसमें ये पेस्टिसाइड्स ना हो।
अगर हैं तो उस लिमिट परमिसिबल लिमिट से नीचे हो, है ना, तो वो एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन में लिखा होना चाहिए, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एक पॉइंट लिखा है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। उसमें क्या है कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स में आता है कि जो भी आप प्रोड्यूस पैदा करते हो वो आप एक्सपोर्ट के लिए करते हो या किसी और कंट्री के लिए या विद इन द डोमेस्टिक कंट्री भी आप यूज़ करते हो, उन चीज़ों का आपको एहतियात रखना है कि दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम द कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट होता है जो कंटामिनेशन होता है, चाहे इन्फेक्शस मटेरियल है, चाहे उसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, अफ्लाटॉक्सिन जैसे हमारी मिर्ची में इश्यूज हैं, है ना, या और कहीं के मिर्ची में होता है अफ्लाटॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन्स उसमें ना हो, कंटामिनेंट्स ना हो, है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पैथोजन डिजीज जिससे होती है या इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनसे, पैरासाइट्स जैसे होते हैं, उन चीज़ों से फ्री होना चाहिए, पेस्टिसाइड से फ्री होना चाहिए और कंटामिनेंट से फ्री होना चाहिए। ये एज पर WTO 1995 SPS मेजर्स में लिखा है। अगर इन चीज़ों को, इन गाइडलाइंस को आप देखते हैं तो हम कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहीं पे भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है हमने यहाँ का एप्पल उठाया और उठा के हमने अमेरिका भेज दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल until and unless you will not follow WTO SPS measures। तो उन मेजर्स को फॉलो करने के लिए इस लैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया कि एक पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, हैवी मेटल्स, एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिन्स, है ना, इसकी हम एस्टिमेशन करते हैं। फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, चाहे हनी है, सैफरान है, अदर स्पाइसेस है, मिर्ची है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या वाटर है, पानी है, या आपका जो सॉइल है, किसी भी चीज़ में हम वो टेस्ट कर सकते हैं। ये हो गए रेजिडुअल इफेक्ट्स। दूसरा हमारा रोल है जो हम क्वालिटी पैरामीटर्स पे काम करते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स हो गए न्यूट्रिएंट्स, NPK या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, मैं बात चाहे एप्पल है या आपका, मैं एप्पल की इसलिए बात करता हूँ, ये हमारा मेजर है, इट्स बैकबोन ऑफ द J&K, है ना। बाकी फ्रूट्स है ना उसमें, और जो वेजिटेबल्स है तो उसमें इनका बहुत ही असर है, और इनके लिए ये एनालिसिस भी हम यहाँ पे करते हैं और उनकी रिकमेंडेशन देते हैं। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ है, इस लैब में क्या खासियत है, ये ऐसी एक वाहिद लैब है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। पहले तो J&K और लद्दाख सेम ही स्टेट थी, आज के डेट में 2 UTs हैं, तो दोनों UT में ये सिंगल लैब है, वाहिद लैब है, जिसमें NABL एक्रेडिटेशंस है। NABL होते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन टेस्टिंग एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। वो किसी लैब में एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट देती है कि ये काम कर सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड रेजिड्यू के लिए हमारे पास एक्रेडिटेशन है ना, आने वाले वक्त में हम जो हैवी मेटल्स है ना, और कंटामिनेंट्स है, टॉक्सिन्स है, या बाकी पैरामीटर्स जो हम यहाँ टेस्ट करते हैं, उसके लिए भी NABL एक्रेडिटेशन हमें मिलेगी, है ना, इंशाल्लाह जल्दी। तो वो चीज़ें हैं, वो NABL एक्रेडिटेड लैब, ओनली लैब इन UTs ऑफ J&K एंड लद्दाख। ठीक है, पंजाब में है, हिमाचल में है, लेकिन उनके अपने क्रॉप्स है। एप्पल में हमारे पास ये है, और बाकी फ्रूट क्रॉप्स और जो भी रीजनल है। ठीक है, उस हिसाब से भी ये लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो तीसरी चीज़ है जो सर्विसेज हम देते हैं, हमारी सर्विसेज है हर एक के लिए। एक सर्विस है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर है आपका, गवर्नमेंट ऑफ J&K है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दैन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, जितने भी है, या वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके लिए भी हम सर्विस देते हैं कि हम उनके चीज़ों को टेस्ट करके उनको रिपोर्ट्स देते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स है उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी है, ताकि जो फार्मर्स है हमारे यहाँ के, उनको हम कैसे एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प करें, है ना, ताकि वी कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन NABL एक्रेडिटेशन, बेस्ड ऑन एक और है एजेंसी जो सर्टिफिकेशन कर रहा है, दैट इज एपेडा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, वो भी, उनका भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, वो हमें इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही मिलेगी। तो उस बेस पे भी हम एक्सपोर्ट जो यहाँ से हो जाएगा उसकी भी सर्टिफिकेशन हम यहाँ से करेंगे। दैन तीसरी एक चीज़ है कि जो सर्विस हम देते हैं स्टूडेंट R&D इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो बाकी इदारे हैं एजुकेशन और यू कैन से द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट, तो और यू कैन से द UTs एज वेल एज अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, उनमें
स्टूडेंट्स के लिए जो ये फैसिलिटीज़ है रिसर्च के लिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए भी हम ये सर्विस देते हैं एट डिस्काउंटेड रेट्स। उसमें एक ही है कि दैट एक ये लगता है हमें कि जो स्टूडेंट आएगा वो खुद करेगा, खुद ही प्रोसेस करेगा, वी विल हेल्प देम। उसमें हमारे दो एडवांटेज है, उसका एक काम निकल जाएगा, दूसरा वो बच्चा खुद ट्रेन होता है ये चीज़ करने में ताकि उसको कल फ्यूचर के लिए भी काम आएगा और उसका एक हैंड भी इस पर बन जाता है और हमें भी इजी हो जाता है, एक्सेस हो जाता है कि दैट वो खुद ही करता है। तो उसको भी सिखाते हैं, उसका काम भी निकल जाता है एंड देन हमें लेबर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती है। कीपिंग इन व्यू स्टूडेंट का भी कंसेशन रेट है, फार्मर्स के लिए भी कंसेशन रेट है इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट का रेट है फार्मर्स के लिए भी हमारे डिस्काउंटेड रेट्स है एज पर आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर कि फार्मर को यही सर्विस देते जो स्टूडेंट को देते हैं। बट लेकिन उसमें एक एडवांटेज ये है कि जैसे स्टूडेंट एक खुद काम करता है, फार्मर के लिए उसको खुद नहीं करना, उसके लिए ये एडिशनल एडवांटेज दी गई है कि दैट उसके सैंपल हम खुद प्रोसेस करते हैं, उसको भी टेस्टिंग हो जाती है एट डिस्काउंटेड रेट्स। ठीक है, ये भी इसका इस लैब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो रही बात जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ में हमें अब अलग अलग से तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको एक विज़िट कराएंगे मेरे सबऑर्डिनेट जो डॉक्टर आलमगीर साहब है और मिस इशरत जी है, तो ये आपको दिखाएंगे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम किस चीज़ का टेस्ट कर सकते हो, कौन सी मशीन्स हैं। ये जो यहाँ मशीन्स हैं तो ये मशीन्स और जो ये लैब है ये इंडिया में कुछ लैब्स में से एक लैब है। कुछ इसलिए बोला मैंने 16-17 लैब्स है जो इस टाइप का काम करती हैं, है ना। उसमें ये एक है 16-17 लैब्स जिनमें NABL एक्रेडिटेशंस है, उसमें ये एक वाइड लैब है यहाँ की। अगर उसमें भी हम कैटेगरी कर ले तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब्स इन दैट। ये हमें कमेंट्स मिले हैं नेशनल लेवल पे जो भी है। और एक और चीज़ है इस हमारे सेंटर का कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है थ्रू ICR। इट इज़ वन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स इन दैट। तो इसमें कुछ 29 सेंटर्स है हमारे पास। Out of that, this is one of the center funded by ICR. In addition to that, we have another national level responsibility, that is pesticide residue at national level. Monitoring of pesticide residue at national level, that is again by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. उसमें भी हमारा एक ये रोल है, तो वो भी हम चला रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे कि ऐसी फैसिलिटी ना जो J&K में कहीं है और न लद्दाख में, ठीक है। और अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो बहुत एक्यूरेसी में है यहाँ का टेस्ट रिपोर्ट, और अगर हम किसी और जगह से नॉर्मल लैब से टेस्ट रिपोर्ट ले लें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बिकॉज NABL सर्टिफाइड लैब वही होती है कि जिसमें एक्यूरेसी लेवल मोर देन 99%। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट कितने सेंसिटिव होंगे और मैन पावर और ये जो है टेस्ट रिपोर्ट्स कितने एक्यूरेट होंगे, ठीक है। तो दूसरी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वो हम शेयर नहीं करते, वो एज पर NABL गाइडलाइंस है हमारे पास कि दैट वी कैन नॉट शेयर एक का रिजल्ट दूसरे का तीसरे को। सो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। कम समय में तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो मैं अपने कलीग को बता रहा हूँ कि ये आपको एक विज़िट कराए पूरे सेंटर्स का, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या फैसिलिटी है। और जो ये चप्पल वगैरह निकालना पड़ा उसके लिए हम माजरत खां हैं, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है। हम मेरा भी जूता बाहर ही है, ठीक है। इवन अगर VC साहब भी आते हैं या और कोई भी आते, दे आल्सो कीप देयर, बिकॉज ये हमारा, अब आप देखेंगे ये सफाई के लिए नहीं है, गाइडलाइंस ही, इन्फेक्शन कंटेमिनेंट्स अंदर नहीं आने चाहिए। क्योंकि हमारी एक मशीन है, इट कॉस्ट मोर देन 1 करोड़। एक ही मशीन है जो 2 करोड़ की, तो इसका मेंटेनेंस बाकी चीज़ें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम ये जूते वगैरह अलाउड नहीं करते, ना कोई कहीं पे करते हैं। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना का पूछ सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। दोनों सूरतों में हम करते हैं। अगर हम फार्मर सैंपल आएगा हम एनालिसिस करेंगे, अगर हमने सैंपल करना है देन वी चार्ज फॉर दैट, ठीक है। बट नॉर्मली अगर नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन के फार्मर को क्या सैंपल करना है, अगर उसको सॉइल सैंपल करना है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि दैट वो नहीं कर सकता, है ना। जो कीपिंग इन व्यू सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, तो हम उस हिसाब से करते हैं। जैसे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के हम खुद सैंपल करते हैं, ट्रायल भी खुद लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल सॉइल टेस्टिंग करने हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्वालिटी हम गाइड कर लेते हैं उनको कि ऐसे ऐसे करके आप सैंपल लाइए, तो वी डू इट।
तो सैंपल के लिए वो उसके लिए हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, सॉयल साइंटिस्ट है, हमारे पास बायोकेमिस्ट है। तो अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल जहाँ तक वो जाएगा टेलीफोनिकली कैन कनेक्ट, वीडियो कॉल्स करें या ऑडियो कॉल्स करें, उसको बता देते हैं कैसे सैंपल्स करने हैं, तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे उसको हम आएंगे देन ऑल यू पे अस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड गेट ए क्वालिटी सैंपल, है ना। तो फिर वो करे या हम करें, बट गाइडेड वी कैन से, सिंपली मैं बताऊँ दैट इज अ गाइडेड सैंपल वी कैन से, नॉट नॉर्मल सैंपल वो गया उठाया उसको नहीं पता मैंने उठाना कैसे है क्या है। गाइडेड सैम्पलिंग हम बोल सकते हैं। फ्रूट के लिए आप खुद करते हैं? फ्रूट के लिए फार्मर भी कर सकता है, जरूरी नहीं है रेजिड्यू के लिए, बट नॉर्मली वी डू आवरसेल्फ, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज से अगर हम फार्मर एग्जैक्टली कहीं से सैंपल लाता है तो ठीक है, कुछ फार्मर अगर उसको चाहिए वो अपने बाग का करेगा सैंपल, लेकिन अगर हमने अपने इसके लिए करना है तो हम खुद जाते हैं, बिकॉज वी टैग इट विद GPS लोकेशन, हम खुद सैंपल उठाते हैं, खुद प्रोसेस करते हैं, तभी आपकी जो रिजल्ट्स है यू कैन शो देम व्हेन यू आर। बिकॉज हमारे जो मंथली रिपोर्ट जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें जो हमारा अपना प्रोग्राम है उसमें तो हम खुद नॉर्मली खुद ही सैम्पलिंग करते हैं। लेकिन इन एडिशन अगर फार्मर्स हैं तो देकर जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वी गाइड देम, तो वो सैम्पलिंग खुद कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है जी। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। So I take this opportunity to thank Dr. Haraitin sir, head RCRQ, for sparing his valuable time with us and give us an overview of this very important lab. और मुझे लगता है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो क्वालिटी का बहुत इम्पोर्टेंट एक महत्व रहता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का चाहे विद इन द कंट्री आ जाए तो जब रेसिड्यूज ज़्यादा होंगे तो आपका कंसाइनमेंट लिया ही नहीं जाएगा फूड से, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लैब। तो आई विल ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर ए सर्टिफिकेट with Mehraj sir as a token of appreciation from our side. Thank you sir. Thank you. Although sir was very busy, but he made a point to come here. तो सर का पूरा देखना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। एक पॉइंट था, ये लैब हमारी एक ही है यहाँ पे? नहीं वो आप नहीं स्क्वाश में बोलो। हाँ, मुझे जो वाडोरा में है वो मैंने आपको एक बात बताई कि ये लैब जो है ये वाडोरा स्क्वाश तो छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ जो जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख एक ही लैब है। नॉर्मली जो NABL एक्रेडिटेशन लैब्स होती है ये स्टेट में एक ही होती है या UT में एक होती है। तो लद्दाख में बिंग स्मॉल UT वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा सेटअप एंड देन होगा, मे बी इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, बट प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सिंगल लैब, ठीक है। ऐसे ही पंजाब में भी एक लैब है, हिमाचल में भी एक ही लैब है, दिल्ली में लैब है, हैदराबाद में लैब है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखेंगे कि स्टेट में एक है और ऑल स्टेट्स डोंट हैव दिस लैब्स, ठीक है, इसलिए कम लैब्स हैं। वहाँ पे लैब्स है, दे आर नॉट NABL। अगर हमारे वाडोरा में कोई सॉइल टेस्टिंग नो कहीं नहीं है। NABL आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी नहीं है, हॉर्टिकल्चर में भी नहीं है। तो एक्चुअली NABL में क्या होता है कि दैट NABL एक्रेडिटेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फॉर 1 or 2 कंपोनेंट्स है, वो पढ़ा कहीं पढ़ते हैं ना पेपर में, शुड नॉट गेट कंफ्यूज। NABL एक्रेडिटेशन होती है कंपोनेंट वाइज, किसका किस में, जैसे टॉक्सिन्स के लिए हमें मिलेगा, एंटीबायोटिक के लिए मिलेगा, मैंने ये बोला आपको, मैंने ये नहीं बोला कि हमें ऑलरेडी है। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के लिए हमें ऑलरेडी है, क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए है, लेकिन जो उनका है उनका फूड प्रोडक्ट्स का कुछ 2-3 कंपोनेंट का है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, है ना। फूड टेक्नोलॉजी में वो भी 2 या 3 कंपोनेंट के लिए, एंड देन मशीनरी, देन इक्विपमेंट इज अनदर इम्पोर्टेंट, है ना। जैसे हमारे पास LC MS है, ये यहाँ ही नहीं, ये पूरे मुझे लग रहा नॉर्थ इंडिया में हमारे पास है ना। तो ये मशीन पे डिपेंड करता है, तो J&K में तो है नहीं, ठीक है, मशीन पे होता है। जैसे HPLC का अलग होगा, किसी का GCMS का अलग होगा, देन LCMS का अलग होगा। ICPM में एक और मशीन है ICP-MS, वो तो है ही नहीं किसी के पास, है ना, वो तो दिल्ली में भी नहीं है। जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है ICR, अभी आए थे तो उनके पास भी नहीं है। तो ये डिपेंड्स है कि फैसिलिटीज है। अब कुछ लोग तो ले रहे हैं, अभी HADP में ले रहे हैं लोग, है ना, लेकिन फिर कितना चलाएंगे, बिकॉज यू डोंट नीड ओनली मशीन, यू नीड देन रनिंग कॉस्ट एंड टेक्निकल मैन पावर।
टेक्निकल मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चीज़ों के लिए। अब मशीन होगी, NABL एक्रेडिटेशन तो नहीं है, बिकॉज NABL एक्रेडिटेशन उन्हीं को मिलता है जिनके पास मशीन है, जिनके पास आपके ईच एंड एवरीथिंग है, और टेक्निकल मैन पावर, बिकॉज वो उन्हीं मैन पावर को अपने पास बिठा के एक्रेडिटेशन करते हैं। वो खुद पूछते हैं, जैसे इंटरव्यू होता है ना, वो हर एक साल 2-2 साल के बाद इंटरव्यू उनके साथ होता है, और इन बिटवीन 2 years अगेन दे हैड टू सेटिस्फाई देयर, तो उसमें भी वो ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बाकी ऑडिटर होते हैं। तो उनका स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आपका यू शुड बी टेक्निकली वेल, तो ताकि आपकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी रिजल्ट जो है वो आपके मेंटेन रहे। देन योर मशीनरी शुड बी आल्सो जो है अपडेट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक मशीन है, वो NABL एक्रेडिटेशन में है, हम उसको अगर वो ख़राब हो गई तो वी कैन नॉट डू इट। हमने उसी वक्त उनको इन्फॉर्म करा, या तो मशीन को चलाना है या तो निकालना है, भेज नहीं सकते, वहीं रखनी है। अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे 2 मशीन आउट ऑफ डेट, लेकिन मशीन वहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। देन दे विल सी कि आपकी मशीन जो उनके अंडर है, क्या वो चल रही है, कितनी देर चल रही है, कितने सैंपल्स आपने की, ईच एंड एवरीथिंग दे वांट। हाँ ठीक है, डिजिटल टेस्टिंग इज ऑल, डिजिटल टेस्टिंग मीन्स व्हाट, केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, सेंसर बेस्ड है, दैट्स AI टूल, बिकॉज दे आर ट्रेन दोज टूल्स, है ना। तो बेटर है कि टूल ही यहाँ परचेज करके, अगर यहाँ मिलता है, आपका सस्ता मिलता है, तो बेसिकली वही सॉफ्टवेयर अगर हम यहाँ खुद डेवलप कर सकते हैं तो नहीं सर, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट यूज दैट इन देयर केस। मैं आपको ऐसे बताऊँगा, दिस आवर इक्विपमेंट, दिस कॉल्ड LCMS। सर ने आपको बता दिया कि ये मॉडल जो है ये किसी के पास है नहीं, ये हमारे पास पहली बार आया है और सबसे मॉडल आया है, मोर देन 2.5 करोड़ का है ये, है ना। तो अब देखिए, अब अगर इसकी बात करेंगे, अब आपको देखना एप्पल में एक सैंपल है, आपके पास एप्पल का सैंपल, उसमें देखना आपको रेजिड्यू कितना है। तो यू कैन नॉट गो फॉर डिजिटल, यू कैन नॉट गो फॉर एनी अदर इक्विपमेंट। और फाइल में था वो एप्पल के अभी मैं फ्लूइड की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट की बात करोगे, फ्लूइड की एक्सपोर्ट करोगे, या कोई वेजिटेबल एक्सपोर्ट करोगे, या कोई स्पाइस करोगे एक्सपोर्ट, तो आप सॉइल को एक्सपोर्ट करके क्या करोगे। तो आई एम टेलिंग अबाउट, अभी आप देखेंगे ये जो इक्विपमेंट है, इसका कास्ट बहुत ज़्यादा है। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस इक्विपमेंट? There are so many equipments in the laboratory, but this equipment is very very special, very very sophisticated. अब आप ये कहेंगे कि किस लैंग्वेज में आप sophisticated कह रहे हो, या किस तरीके से आप sensitive कह रहे हो। मैं आपको ये बताऊंगा, अभी हम सभी, आपको पता है कि ऑर्चर्ड्स हमारे पास है, एप्पल्स हमारे पास है। अभी आपने एप्पल आया गार्डन से, ठीक है, अभी एप्पल आया, या आपके पास कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, कुछ भी आया, आपको कैसे पता है कि ये मैं खाऊँ तो ये सेफ है? हाउ यू नो? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, आप गए भी मार्केट में, आपने टमाटो खरीदने हैं, सिंपल बात करूंगा मैं, आपने टमाटो खरीदे, आपने एप्पल खरीदा, अब आपको खाने हैं, आप कैसे खाओगे कि ये खाने के लिए ठीक है? इज इट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज फिट फॉर कंजप्शन ना? कैसे कहोगे? फिजिकली तो नहीं बोल सकते, फिजिकली नहीं कहा, फिजिकली आप कुछ भी नहीं कहोगे। आप अगर उसको साफ भी करोगे, आप लेके आओगे, वाटर से साफ करो, तभी आपको ये श्योरिटी नहीं मिलती है कि इसमें जो पूरा साफ नहीं हुआ। अगर मैं कहूँगा बीइंग अ केमिस्ट, बीइंग अ केमिकल साइंटिस्ट, मैं ये कहूँगा इट इज़ नॉट सेफ फॉर दिस कंजप्शन पर्पज। अब देखिए, अब क्या कहना चाहते हो, अब वही सैंपल मेरे पास लेके आओगे। सर ये मेरे पास एक सैंपल है, मैंने लाया है, मुझे पता नहीं इसमें है क्या। मोस्टली हम बात करेंगे पेस्टिसाइड की, क्योंकि अगर आपके पास एप्पल है या कोई फ्रूट है, उसको ज़्यादा खतरा रहता है किस चीज़ का? पेस्टिसाइड का, है ना। तो क्योंकि हम पेस्टिसाइड उस पर यूज़ करते हैं, और करते कितने, बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड। तो अब ये कहोगे सर मुझे इसमें देखना है कि इसमें है क्या, अगर कितना है तो कितना किस क्वांटिटी में है, अगर इसमें है तो कितना है। अब देखिए, अब बाकी आप कहीं और भी जाओगे, उनके पास भी इक्विपमेंट्स है, लेकिन अगर आप ये इक्विपमेंट यूज़ करोगे, मैं आपको एक बात बताऊँगा, हमारी एक टर्म यहाँ होती है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो मैं अब ये कहूँगा, अगर आपके पास ₹1 है, उसको आप करोगे 10 लाख टुकड़े के होता है, अब पार्ट में अगर इस क्रॉस पॉइंट उसमें और टुकड़े करेंगे 1, अब PPM की बात छोड़िए, अब PPB की बात आ गई, बिलियन, वो कितना हुआ 10⁻6 9, अब उसमें PPT आ गए 10⁻12, अब वो कितना है? कहने को तो वो कुछ नहीं है, कहने को तो वो कुछ नहीं है, लेकिन MRL की बात की ना सर ने, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट, यहाँ पर जो है FSSAI है, वो एक हमें गाइडलाइन फिट करते हैं। उस गाइडलाइन से हमें ये पता चलता है भाई इस फ्लूइड में ये कंपाउंड कितना होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हुआ आप इसको नहीं खा पाओगे। रिजल्ट विच यू गेट फ्रॉम दिस इक्विपमेंट, दे आर वेरी एक्यूरेट, देयर एक्यूरेसी इज 100% क्लियर, उसमें कोई चैलेंज नहीं है।
और क्योंकि हमने कम्पीट किया है इंटरनेशनल लेवल से, हमने कम्पीट किया है नेशनल लेवल से, हमारे पास रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, हम उसी के अंडर काम करते हैं। तो हर कोई चीज़ जो है वो एज पर गाइडलाइन ही होती है और आपको रिजल्ट खुद मिल जाता है।